कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। इसका परमाणु संख्या 6 है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग I4A में रखा गया है। कैकोले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसने ही कार्बनिक यौगिक की होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। अपरूपता एलोट्रॉफी वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हों अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं, पहला हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। हीरे के प्रमुख गुण हैं, यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यह किसी भी द्रव्य में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके रवे घनाकार होते हैं। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में, विमंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp³ एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp² प्रसंकरित रहता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरचित किया गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। अल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 आदि अल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबद्ध अथवा त्रिबद्ध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन C2H4 है। त्रिबद्ध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र है CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन C2H2 और H-C का 3 बॉन्ड और C-H है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संख्या वलय होती है जो निम्न है। एक बार आप यहाँ देख लीजिए इसे। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने 1825 ईस्वी में की थी। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था। आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दिया गया। समावयवता आइसोमेरिज्म, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी
कहलाते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहला, संरचनात्मक समावयवता। यह परमाणु के भिन्न बंधनों के कारण उत्पन्न होता है। त्रिविम समावयवता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंधन के कारण उत्पन्न होती है। बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन, जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर बहुलक कहते हैं। अगला है बहुलकीकरण की विशेषताएं। इनमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के दो उदाहरण हैं, स्टार्च एवं सेल्यूलोज। प्लास्टिक, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाह। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहला, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार भी ठंडा व गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलकीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। उदाहरण, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि, ये सारे थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। पॉलीथीन एलिथीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण, पैकिंग थैलियाँ बनाने में होता है। खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का और बरसाती रेनकोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। खाने के पैकेट्स के लिए पॉलीएथिलीन का और रेनकोट के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। पॉलीस्टायरीन फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। उदाहरण, बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट, यह फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलकीकरण से होता है, जिसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। रबर दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक एवं संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबर, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है तथा थर्मोप्लास्टिक है। वल्कनाइजेशन, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। इसके बाद रबर का एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना, ग्लोव्स और रबर बैंड बनाने में किया जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने की थी। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। संश्लिष्ट रबर, सिंथेटिक रबर। पहला है नियोप्रीन। 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार, इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। थाइकॉल, यह दूसरा कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोरोइथेन को
पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक, सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि बनाने में किया जाता है। थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे फाइबर्स वह श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हों, रेशे कहलाते हैं। रासायनिक रेशे नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 समूह हों। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गईं। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़ा में और टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। आगे है रेयॉन सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र या ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाई सल्फाइड से उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में और चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर, इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन में प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संचारण नहीं होता है। इनका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। पेट्रोलियम उद्योग प्राय प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आवर्सन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। आगे यहाँ पे है पेट्रोलियम का उत्पाद दिया हुआ है, इसे एक बार देख लेते हैं। पेट्रोलियम प्रभाजों के नाम दिए हैं, तार परिसर दिया हुआ है, कार्बन अणुओं की संख्या दी हुई है और उसका उपयोग दिया हुआ है। तो पहला है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तार परिसर है 30 डिग्री से नीचे, कार्बन अणुओं की संख्या है C1 से C4 तक और ये रसोई गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट्रोल या गैसोलीन, यह 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, C5 से C10 तक और ईंधन, मोटर एवं स्पिरिट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेप्था का तार परिसर है 100 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस, कार्बन अणुओं की संख्या इसमें C7 से C12 तक, संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में उपयोग किया जाता है। केरोसिन तेल 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस
और कार्बन अणुओं की संख्या C10 से C15 तक लैंप और स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग होता है। डीजल का 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस कार्बन अणुओं की संख्या है C16 से C20 तक। और डीजल इंजन में ईंधन के रूप में, डीजल जो है वो इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। स्नेहक तेल, जिसे लुब्रिकेंट ऑयल भी कहते हैं, इसका ताप परिसर है 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस और इसका कार्बन अणुओं की संख्या है C20 से C30 तक। और ये स्नेहक के रूप में तथा दवा बनाने में काम आता है। पेट्रोलियम जेली, इसका ताप परिसर है 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस और कार्बन अणुओं की संख्या है C30 से C35 तक। स्नेहक एवं दवा बनाने में काम आता है। पैराफिन मोम 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका ताप परिसर है और कार्बन अणुओं की संख्या C35 से C40 तक है और इसका उपयोग मोमबत्ती एवं जल रोधी बनाने में काम आता है। कोल तार, ये ताप परिसर अवशिष्ट और कार्बन अणुओं की संख्या भी अवशिष्ट होती है और ये सड़क बनाने के काम आता है। ये एक तरीके से अवशिष्ट है। आगे है कार्बनिक रसायन से संबंधित विविध तथ्य। तो विविध तथ्यों के अंतर्गत पहला है ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना किण्वन का उदाहरण है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। अच्छे अपस्फोट रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकलता है। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन है। गोबर गैस प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। प्रशीतक फ्रियोन है डाइक्लोरोमीथेन। प्रशीतक में रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन होता है डाइक्लोरोमीथेन। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। मस्टर्ड गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसीटिलीन का उपयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से उपचारित करने पर एसीटिलीन देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। आगे है कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आयोडोफार्म का प्रयोग पूर्ति रोधी के रूप में करते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। खाद्य पदार्थों जैसे चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग नेप्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार है। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का मोम जो है वो एल्डिहाइड है। फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। 10वां टॉपिक है ईंधन। ईंधन यानी कि फ्यूल वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर
अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जिसमें पहला है वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। उसका प्रज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहते हैं। ईंधन का ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अपस्फोटन, नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोट रोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक टेट्राएथिल लेड TeL है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतनी ही उत्तम ईंधन माना जाता है। यहाँ पे ईंधन का वर्गीकरण है। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार में बांटा गया है। पहला है यहाँ पे ठोस ईंधन, दूसरा है गैसीय ईंधन और द्रव्य ईंधन। ठोस ईंधन के अंतर्गत आता है लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक। द्रव्य ईंधन के अंतर्गत आता है पेट्रोल, स्पिरिट, डीजल, ईथर, किरासन, अल्कोहल आदि। और अगला है गैसीय ईंधन के रूप में आता है प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि। कोयला, कोल। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पिट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसे याद रखिएगा, पिट कोयला जो सबसे निम्न कोटि का होता है उसे सबसे ज़्यादा पीटा जाता है। लिग्नाइट कोयला, कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा ब्राउन होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है लिग्नाइट कोयले में। फिर आता है बिटुमिनस कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 80% तक होती है। एंथ्रोसाइट कोयला अगला है और यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक रहती है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि A सबसे पहले आता है, तो ये सबसे उत्तम कोटि का A ग्रेड का कोयला है। फिर आता है B और लास्ट में आता है P, पिट कोयला। तो उस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं और बीच में बचेगा L, तो A, B, L और P। नेक्स्ट है गैसीय द्रव्य ईंधन। द्रव्य ईंधन यानी कि लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव्य ईंधन के उदाहरण हैं। गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है।
अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिला देते हैं। सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है। गोबर गैस, जिसे बायोगैस भी कहते हैं, गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 750 कैलोरी पर केजी होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस, वाटर गैस, इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर, यानी कि रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं। इसका ऊष्मीय मान 200 या 2500 से 2800 कैलोरी पर केजी होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। कोल गैस, यह कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। द्रव्य हाइड्रोजन एवं द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन नोदक के रूप में किया जाता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है।